छुनुर पैरी बाजे रे गोरी, जियरामा चले छुरी रे, जियरामा चले छुरी रे गोरी, आजा पहिराऊ चूड़ी रे, आजा पहिराऊ चूड़ी रे। वेलकम टू अवर शो जिसका नाम है अनप्लग क्रिएटर्स। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं हनीश शबीर और मैं यहाँ मौजूद हूँ हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ यहाँ आज हमारे बीच हमारे जो नए गेस्ट हैं जिनका नाम है बसंत वैष्णव जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, ठीक हूँ मैं, एक नंबर। और इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो सर का जो फोटे है, सर का जो काम है, वो एक स्टेज लाइव परफॉर्मर है। वो एल्बम्स करते हैं और जागरणस करते हैं, जागरणस में राइट, जागरणस करते हैं, ओके, जागरणस करते हैं। और साथ ही साथ वो स्टेज लाइव शोज भी करते हैं और ये कमाल के बेहतरीन सिंगर हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में कुछ। सर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या बोलते हैं, आपकी जो ये जर्नी है जो आपने स्टार्ट करी एज अ सिंगर, तो ये कहाँ से मतलब स्टार्ट करी है? बचपन से ही। मतलब बचपन से मतलब हाँ, एक मिनट, बचपन से मतलब मेरे घर में संगीत का शुरू से ही माहौल था, क्योंकि फादर हमारे सिखाते थे घर में और क्लास लेते थे और घर में प्रैक्टिस हुआ करती थी। मैं बस जब से मैंने होश संभाला 4-5 साल करीबन, तब से संगीत मेरे जहन में बैठा हुआ और गुनगुनाता हुआ। मतलब बचपन से मेरे उसमें था बॉडी मूवमेंट्स, इसके संगीत के प्रति कुछ भी बजता था कहीं कुछ भी सुन लिया तो दिन भर मन में झूमता था। मतलब बचपन से ही था। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो एक ब्लड में आया। हाँ, और जहाँ समझदारी आई तो फिर बिल्कुल स्कूल टाइम से ही करीबन क्लास फिफ्थ से मैं गाना चालू कर दिया। तो मतलब मैं इसी में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मतलब मे बी मतलब आपके जो फादर थे वो सिंगर थे? हाँ, मेरे फादर छत्तीसगढ़ के सबसे पहले टॉप मोस्ट आकाशवाणी कलाकार। वाह, आकाशवाणी कलाकार। हाँ, कर्मा के बहुत सुंदर गीत के गाने वाले रचयिता सबसे पहले बांगो बंधागे संगीरे, उन्होंने उनको बहुत फेमस, वो छत्तीसगढ़ में अपने टाइम का सुपर डुपर हिट वो फादर ने खुद कंपोज किया था। उनके रचयिता भी थे और उन्होंने खुद गाया भी था, वो फेमस हुआ था। क्या बात है, मतलब ये हमें ये विरासत में मिली और देन हमने इसको आगे बढ़ाया है। ओके, नाइस सर। तो भैया मैं मतलब जनरली मतलब मैं अभी हम जिस बारे में हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली मैं आपके फादर्स और आपके रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहूँगा, क्योंकि जनरली मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो प्लीज़ हमें भी बताएं और हमारे ऑडियंस को भी बताएं। फादर मेरे गुरु भी थे और गुरु इसलिए करूँ क्योंकि पढ़ा भी हूँ। मेरे फादर प्रिंसिपल थे तो उनके अंडर में मैंने पढ़ाई भी की है। क्या बात। गुरु भी थे और चूँकि छत्तीसगढ़ में गुरु जी की उनको ऐसी उपाधि मिली थी संगीतकार के रूप में, उनको सभी गुरु जी कहते थे, वैष्णव गुरु जी, ये उनको बहुत सभी जगह से उनको यही नाम। और मुझको बचपन से फादर को जब मैं रियाज़ करते देखता था तो जैसे वो रियाज़ करके जाते थे तो उसके बाद मैं भी कोशिश करता था। जो फादर गाते थे, जैसा रियाज़ करते थे, जो उनके स्टाइल है, उनको मैं हारमोनियम पे वो बैठते थे, तो ऐसा करते बचपन से मतलब फादर को फॉलो करते कभी हिम्मत भी हुआ उनसे सीखने की, बोलने की कि मेरे को ये सिखाओ बोल के। और मेरे बड़े फनकार थे और बड़े लोग उनसे मिलने आते थे। अक्सर मैं दिखता था उनसे बातचीत करके, बड़े दिल्ली बॉम्बे से वगैरह से और आकाशवाणी से अक्सर आया हुआ करते संगीत के बारे में। आकाशवाणी तो मैं भी जनरली जानता हूँ कि उसके बारे में हमने बहुत सुना है। तो मतलब मैं काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि जनरली मुझे भी नहीं पता था। दोस्तों, मैं भैया के साथ मैंने काम किया है और हमने कुछ शोज़ किए होंगे, मुझे अच्छे से याद है। और बहुत पहले की बात है वो, जब आप लाइव शोज़ कर रहे थे, है ना, एज अ डैशिंग मैन। उनकी लुक्स भी बहुत अच्छे हैं और क्या बोलते हैं,
डेफिनेटली ऐसा तो हो ही होगा ना कि मतलब आप जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया होगा तो उस समय में क्या बोलते हैं आप काफ़ी चार्मिंग रहे होगे, नो डाउट। मतलब हम तो उस समय बहुत छोटे रहे थे डेफिनेटली, और उस समय मतलब गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल, मतलब एक फेम रहता है उस समय, एक क्रेज रहता है, तो एक कुछ भी ऐसा हादसा जो हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कुछ जहन में है, क्योंकि हमारे टाइम में हम लोग सिर्फ फोकस रहता था कि अपन सॉन्ग और जो भी है स्कूल लाइफ से जो शुरू किया मैंने जर्नी, फिर कॉलेज लाइफ में भी बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हमारे याददाश्त में एक दो हैं मेरे, और जिनसे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात और उनसे आना जाना और मिलना जुलना भी होता था, और कुछ लोग हैं भी अभी और कुछ लोग बाहर हैं। मतलब मैं बेसिकली मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैमरा में मत बताओ। अपने टाइम में सब स्कूल लाइफ में नहीं डेफिनेटली हम उनके पर्सनल लाइफ उस तरीके से नहीं जाएंगे। और हाँ ठीक है सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसी बात पे। तो आपकी मतलब शादी को कितने साल हो गए हैं? 2006 में मेरी शादी हुई है। 2006 में करीबन हाँ 20 ईयर्स नहीं, अभी 2020 में हाँ 15-16 ईयर्स समथिंग हो रहा है। ओके, मतलब क्या बोलते हैं काफ़ी कम उम्र में मेरी शादी मतलब बोल सकते हैं। फादर ने बोला क्योंकि मैं बॉम्बे जाना चाहता था। ओके। फादर से मेरी बात हुई अक्सर कि मैं बॉम्बे जाके स्ट्रगल करूँगा, तो फादर सोचे कि ये कहीं चला मत जाए बॉम्बे से, क्योंकि जो भी बॉम्बे जाते हैं तो वो लौट के नहीं आते, उनकी वापसी नहीं होती। तो मुझे यहाँ बोला जाता था कि आपके ना यहाँ प्लेटफॉर्म, जिस समय आप लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया था उस समय बहुत कम प्लेटफॉर्म थे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो मुझे कोरबा से जो उनका मेरे जो सुनने वाले थे उनका जो ओपिनियन मिलता था मुझको कि आपके लिए यहाँ वो नहीं है, आप छत्तीसगढ़ से बाहर निकलिए। तो मैं मन में बना दिया कि बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाके स्ट्रगल करना है, ऐसा कुछ मन में था, जो कि फादर और मम्मी इन्होंने भाप लिया था और उन्होंने मुझे जल्दी गठबंधन में बांध दिया और शादी करा दी ताकि यही रहे। ओवरऑल मतलब शादी करने का मकसद ये था कि बेटा यही रुक जाए और वापस ना जाए कहीं और बाहर। वही उसके बाद बोले तुम जहाँ जाना चाहो शादी कर लो, बॉम्बे जाओ, दिल्ली घूम के फिर वापस आ जाता था। ओके, तो मैं बस इसमें थोड़ा सा और मैं कुछ जानना चाहूँगा इस ब्रेक के बाद। तो कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ चीज़ों को जानना चाहता हूँ, जनरली मैं जानना चाहता हूँ भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरा चल रहा है और हम शूट कर रहे हैं भाई, एकदम रियल है, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, हम एकदम जनरली चीज़ें पूछ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि जब आपकी शादी हुई आपकी लाइफ बहुत हैप्पी चल रही होगी नो डाउट, और सिंगर्स लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं जैसा कि कहा जाता है। तो मतलब कभी ऐसा हुआ कि भाभी नाराज़ हैं और आपने कभी उन्होंने कोई गाना गा करके, मतलब एक होता है कि भाई आप एज अ सिंगर मतलब कि अभी मैं उसके लिए कोई गाना गाऊँ, कभी भी जनरली ऐसा दिमाग में हो कि आपने उनके लिए कभी कोई गाना गाया हो पर्टिकुलर उनके लिए, क्योंकि भाभी भी देखेंगी ये शो, डेफिनेटली वो शो देखेंगी और हम इसीलिए उनके बारे में बात करना चाहते हैं आपसे, और हमारी जो ऑडियंस है हम उनसे भी ये बताना चाहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि एक आर्टिस्ट की लाइफ को जब तक आप डिटेलिंग में नहीं देखोगे आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं ये जनरली फील करता हूँ भैया, सच्ची बात बता रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को सोचते होंगे कि आपको एक स्टेज पे देखना, एक स्टेज पे आपका लाइव परफॉर्मेंस देखना और आपको वहाँ पर जज करना, और बेसिकली अगर वो आपको जानते नहीं है जनरली कि वो इंसान कैसा है या उसकी थॉट्स कैसे हैं, वो पब्लिक को किस तरीके से ट्रीट करता है, जज करता है, उनको लव करता है, तो इन सब चीज़ों को हम एज आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी मन करता है कि हम उनसे मिलें, उनसे बातें करें, वो हमसे हमारी पर्सनल बातें करें। तो यही एक छोटी सी हमारी भी कोशिश है कि हम लोगों को आपकी
और आप जैसे जितने भी कलाकार हमारे कोरबा में हैं हम उनके बारे में उनको बताएं। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये जो मैं भाभी वाली बात आपसे पूछ रहा था, तो कोई गाना जो आपके दिमाग में हो और उसकी फिर 4 पंक्तियाँ आप हमें गा के भी सुनाएंगे। जैसे शादी हुई थी, ओके, अब सभी आर्टिस्ट आए हुए थे घर पे, तो कार्यक्रम भी रखा हुआ था घर पे। मतलब ये शादी के समय की बात है? ओके। पहली बार मैं मंच पे गाया था, मतलब सभी कलाकारों ने फोर्स किया कि एक लाइन अपने मिसेस के लिए आपको गाना है, तो माइक पे मैंने सबसे पहले गाया था उसके लिए। इस तरह ऐसे गाने तो सभी पसंद करती है, वो शुरू से सुन रही है। एक लाइन में जो उस समय मैं गाया था उसके लिए सुना। आपको याद है वो गाना? क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो भाभी को जरूर याद होगा। तो एकदम सोच करके बताइए आप। ओके। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, तो मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां हो। क्या बात है। तो मतलब भाभी को पहले पता था शादी से पहले कि आप सिंगिंग करते हैं? हाँ, उनके कॉलोनी में प्रोग्राम करने गया था साथ, तो वहाँ उन्होंने देखा था मुझे। ओके, मतलब आप शादी से पहले आती है। ओके, स्टेज शोज करते थे? हाँ, स्कूल ऐसे कर रहा था, तो कहीं कहीं देखी होगी। यही कोरबा में बहुत जगह शो करते, मुझे देखा, उन्होंने बताया, मैंने देखा, बाकी बात कभी हुई नहीं। और सीधा शादी के दिन ही अपन मैंने उनको सॉन्ग सुनाया। अच्छा, तो अभी क्या बोलते हैं, शादियों को 13-14 ईयर्स हो गए हैं, बच्चे भी डेफिनेटली मतलब बहुत सुंदर सुंदर होंगे आपके। और बच्चों के नाम मैं जानना चाहूँगा, बच्चों के नाम। एक का शम्या वैष्णव, और एक है कनिका वैष्णव, और थर्ड बेबी का नाम है निशा वैष्णव। ओके, तो आपके 3 बेबीज हैं। क्या बात है। और तीनों लड़कियां हैं? तीनों। अमेजिंग 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 अमेजिंग। और मतलब अभी उनकी एजेस क्या हो रही होंगी, मतलब क्या एज हो रही होंगी उनकी? एक करीबन 12 साल समथिंग, और दूसरी है 9 से 8 साल के बीच में है, और तीसरी है 5 साल समथिंग। ओके, मतलब काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी खूबसूरत परिवार है आपका। इसी कड़ी में मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जैसे सपोज कभी कभी ऐसा होता है आर्टिस्ट लोगों की लाइफ में, जब वो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, तो कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आज भी कि आप कहीं लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ गुड लुकिंग पर्सन है, तो डेफिनेटली लोग पसंद करते हैं सर। तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा जो आपको याद हो, जो बहुत ही ऑड था, पर जनरली बाद में आपने उसको सोच करके खूब एंजॉय किया होगा या हंसा होगा, या एक वो हो जाता है, जो हादसे होते हैं वो हम बाद में याद करते हैं, तो फिर वो एक हंसने के लिए अलावा और कुछ रहता नहीं करने को। तो कुछ ऐसा किस्सा आपके दिमाग में? ऐसे बहुत सारे किस्से वाकई में, क्योंकि कलाकार हर प्रोग्राम एक नया किस्सा लेकर आता है। और एक हादसा ऐसा हुआ मेरे साथ में कि एक्चुअल में हमारे यहाँ की नहीं थी, वो लड़की जो थी, जिसको आप मेरे फैन बोल सकते हो, या सॉन्ग सुन के काफ़ी दीवानी हो गई थी, और उसको मेरी भाषा मतलब हिंदी नहीं आती थी उसको। वो साउथ की थी। वो तो वो साउथ की थी। कहानी में ट्विस्ट हो गया। मैंने वही से उनको बोला कि ठीक, अब आगे आप समझ सकते हैं, वो मेरी भाषा समझे ना मैं उनकी भाषा, बस सॉन्ग उसको अच्छा लगे, बस अच्छा है बोलती थी वो। ये किस्सा शादी के पहले कैसा? अरे शादी के पहले काफी वो बात करना चाहिए, मैं भी लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि वो मेरी भाषा को समझती नहीं थी। और शादी के बाद कोई ऐसा किस्सा? ऐसा बहुत सारे किस्से हुए हैं, और ज़्यादा किस्से बताऊंगा तो घर जाना नहीं मुझको। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ और ऐसे न्यू कमर्स हैं जिनके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आज के डेट में, क्योंकि हंसी मजाक तो होती रहती है, करियर अपने अपने साइड में आप सब सेट कर रहे हैं, आप एक वेल सेटल इंसान हैं, आप अपने लाइव शोज़ करते हैं, एल्बम्स बनाते हैं, और बहुत सारे शोज़ हम खुद जानते हैं जनरली आपको,
तो अभी जो न्यू कमर्स अभी यूट्यूब्स में और खुद के कंपोजिंग सॉन्ग्स लिख रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं, उसके शूट्स कर रहे हैं, तो इनके लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसा चल रहा है अभी कोरबा का माहौल आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में सभी आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत तकलीफ का समय है और सब अपने अपने तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं सबके लिए प्रे करूँगा ऊपर वाले से, माता रानी से, कि सबका साथ दे कलाकारों का, क्योंकि सबके ऊपर उन्हीं का हाथ है और इस मुश्किल दौर से निश्चित ही माता रानी निकालेगी हमें, ऐसा मुझे लगता है। और सब जितने भी जो यंगस्टर जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा अच्छे से सीखिए, खूब सीखिए, मन लगा कर सीखिए, क्योंकि बेसिकली वो जो आप सीखोगे सबसे अच्छा, और उसके बाद में आप जो प्रेजेंट करोगे वो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से। जैसे मैंने और भी बाकी और भी बहुत सारे कलाकार सीख के, मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि सीखे जरूर, आप सीखिए, लाइफ में सीखने का कोई उम्र नहीं होता, आपको जब मन करे सीखिए। और मुझे लगता है कि अगर मैं आपको कहीं हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, मैं भी देने के लिए तैयार रहूँगा। बिल्कुल। तो हमारे न्यू कमर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सर से विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और इनके साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। आपके लाइव परफॉर्मेंस, आप इनके साथ स्टेज शोज कर सकते हैं, इससे आपको एक बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आपके वॉइस के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आप अपना काम बहुत अच्छे से प्रोफेशनली डील कर सकते हैं और लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, और इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो जैसे कि हम सर से मिल रहे हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि आप भी सर से मिलें। तो भैया इसी के साथ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो आप सब अलविदा लेते हैं। और साथ ही हमारे चोको लवर की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है, तो प्लीज़ मैं इनवाइट करना चाहूँगा आन्या शर्मा जी को, जो यहाँ आए और सर को गिफ्ट दें। ओके, वन सेकंड सर, एक सेल्फी ले लेते हैं साथ में, थोड़ा सा अंदर से। ओके, इधर देखेंगे।